नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। बुधवार को जयपुर के होटल कॉस्मोस राज प्लाजा में परिवार कल्याण साधनों पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिले के एएनएम को गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा एवं ओरल पिल्स के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्वता और जानकारी देते हुए अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को करने के लिए निर्देशित किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में पिछले दिनों भले ही बर्फबारी हुई हो, लेकिन राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनने से सर्दी कमजोर पड़ रही है। राज्य में दिन का औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रात का टेम्परेचर भी सामान्य से 3 डिग्री तक ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन इसी तरह मौसम बने रहने और तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 32.8 डिग्री बाड़मेर में और जयपुर में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इन शहरों में अब भी दिन का तापमान औसतन से 3 डिग्री ऊपर जा रहा है। जोधपुर में भी कल दिन का अधिकतम तापमान बढ़कर 31.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बनने से हवा घड़ी की दिशा में घूम रही है। इससे यहां उत्तर में आने वाली हवाओं की अपेक्षा पश्चिमी हवाएं ज्यादा प्रभावी हो रही है। इसी कारण से यहां दिन के साथ रात में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के पोषाणा स्कूल में गुरुवार को कक्ष निर्माण के लिए खुदाई के दौरान पास में बनी स्कूल की चारदीवारी की दीवार गिरने से अंदर काम कर रहे 4 मजदूरों में से 3 की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सायला थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल में किसी निर्माण कार्य के लिए खुदाई चल रही थी, जिसमें मजदूर कार्य काम कर रहे थे, तो वहीं पास में पूर्व में स्कूल की दीवार भी बनी हुई है। ऐसे में पास में खुदाई वाली जगह पर काम कर रहे मजदूरों पर अचानक दीवार गिर पड़ी। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर सेक्टर 29 प्रतापनगर में श्री श्याम भजन संध्या का कार्यक्रम राजकुमार प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में श्याम बाबा का गुणगान करते हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजनों की प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि बाबा को 56 भोग के साथ पुष्प वर्षा सहित बाबा का भव्य दरबार सजाया और इसी दौरान काफी संख्या में श्याम भक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। कलाकारों ने श्याम भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाकर श्रृंगार भी हुआ। इस दौरान बाबा भी भजन संध्या में सांगनेर एसपी विनोद कुमार शर्मा भी भजन संध्या में पहुंचे। इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने द्वारा एसपी विनोद शर्मा का स्वागत सत्कार भी किया। जयपुर से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। जालौर जिले में बिना डिग्री और बिना वैध लाइसेंस के आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाझाप चिकित्सकों पर चिकित्सा विभाग द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर भारती ने बताया कि झोलाझाप चिकित्सक द्वारा आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने की शिकायत पर विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। आहोर क्षेत्र के रोडला गांव में झोलाझाप चिकित्सक प्लास द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जब मौके पर टीम पहुंची तो भनक लगने पर झोलाझाप चिकित्सक पलास मौके से फरार हो गए। टीम द्वारा उसके क्लिनिक को सीज कर दिया गया और इसी प्रकार कंवला गांव में कार्रवाई कर झोलाझाप चिकित्सक भवानी विश्वास को मौके पर ही उपचार करते हुए पकड़कर भादराजून पुलिस के सुपुर्द किया गया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आहोर क्षेत्र के रोडला और कवला गांव से लगातार जो है शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ जो है फर्जी जो है नीम मकीम चोला छाप कोई बंगाली हैं, वो लोगों के साथ में जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं और चिकित्सा के अंदर लीन है। तो ऐसे में जो कल मैं जो है पुलिस जाब्ता टीम ने जो है वहाँ दबिश दी, तो रोडला के अंदर जो कथित जो फर्जी बंगाली चिकित्सक है वो वहाँ से गायब मिला और क्लिनिक पर उसके जो है ताला मिला। ऐसे में उसकी क्लिनिक को सीज कर दिया गया। इसके बाद में टीम कवला गांव पहुंची। कवला गांव पे वहां फर्जी जो है चिकित्सक को वहां पाया गया। उसको जो है टीम ने कार्रवाई की उसके खिलाफ और भादराजून थाने के अंदर उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है और उसे जो है मौके को जो है पुलिस के हवाले किया गया। धन्यवाद। रेवदर के समीप पामेरा गांव में 5 साल से इस रास्ते के अभाव में कृषि से वंचित किसानों को आखिर न्याय मिल ही गया। किसान अपने खेत में जाने के लिए रास्ते की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 5 साल के बाद में प्रशासन ने उसकी पुकार सुनते हुए न्याय दिलाते हुए बुधवार को प्रशासन ने मौके पर मौजूद रहकर रास्ता खुलवाया। पामेरा निवासी शिवलाल पुत्र कानाराम वगैरह के खेत पर जाने वाला रास्ता 5 साल से बंद था।
जिसे नहरी पिवल खेत पर रास्ते के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर किसानों ने रास्ते की मांग को लेकर प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे, जिस पर बुधवार को रेवदर पटवारी मंजू देवासी के आदेश पर पटवारी रामाराम देवासी के पूर्व सरपंच दिनेश चौधरी समेत अन्य रास्ते में आने काश्तकारों से आपसी समझाइश करके जेसीबी की सहायता से रास्ते को खुलवाया गया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। सोजत के सांडिया ग्राम में मछली पकड़ते समय एक युवक कल नदी में डूब गया था। जोधपुर में आई सिविल डिफेंस की टीम ने 23 घंटे बाद शव बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया। सीआई कपूरा राम चौधरी ने बताया कि बुधवार दोपहर को सांडिया गांव के 3 युवक मदनलाल, रमेश और पारसमल मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए थे। इस दौरान पारस गहरे पानी में चला गया, जिसके कारण वे डूब गया। वहीं बाहर खड़े दोस्तों ने जब मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस उप अधीक्षक अनिल सारण, तहसीलदार डॉक्टर दिलीप सिंह और साथ ही साथ सीआई कपूरा राम चौधरी, हेड कांस्टेबल मलाराम सहित विभिन्न सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोकना पड़ा। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट में खिरनी गांव के सैकड़ों महिला पुरुष और मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने को लेकर इकट्ठा हुए। इस दौरान रामराज वाली माली ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व ग्राम खिरनी में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि क्षेत्र देलवाल बाबा की ढाणी का सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने और गैर मुमकिन रास्ता पर से अतिक्रमण हटवाकर बिना पत्थर गड्डी करवाए न्यायालय आदेश की अधूरे मन से पालना कर इतिश्री कर ली गई है। जबकि मौके पर आम रास्ते के संपूर्ण अतिक्रमण को नहीं हटवाया गया, ना ही पत्थर गड़ी की गई, जिससे मौके पर रास्ता खुला नहीं हो सका, जिसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे है, किस लिए दिया है? हाँ, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया ना आज, क्या मामले को लेकर? रास्ते के मामले में। कौन से गांव का मामला है? खिरनी। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि रास्ता बंद कर रखा है। अब कल प्रशासन गया था तो कुछ नहीं किया, थोड़ी वही उधर पहली तरफ ही किया, इधर से मेन था ना उसको तो खोला नहीं। ये बात है, प्रशासन जाता है सब उसी के घर बैठता है, हमको तो दूर भगा देते हैं और उनके आदमी पूरे साथ में रहते हैं, हमको क्यों भगाते हैं? क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने क्या बोला? हो जाएगा, कितनी बार आना पड़ेगा हमको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है आज कि 27/11/24 को अतिक्रमण हटाना था देलवार बाबा की ढाणी खिरनी में। तो क्या नाम से 3 खसरों पर ही कार्रवाई करके, और लगभग 12 कसरे थे, 12 कसरों में से 3 कसरों पर ही कार्रवाई करके और कार्रवाई बंद कर दी। और हमारा रास्ता आज भी वैसे का वैसे बदस्तूर है, हमको कोई राहत नहीं मिली। तो इसलिए कलेक्टर साहब से मिले हैं हम, और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं रिपोर्ट मंगवाती हूँ, रिपोर्ट मंगवा के आगे आपको जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। कुछ दिन पूर्व विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को भी ज्ञापन दिया आपने, क्या कार्रवाई रही उसमें? 2-3 दिन का आश्वासन दिया था। हाँ, तो उसमें 27/11 को कार्रवाई हुई है, लेकिन केवल 3 नंबरों पर ही कार्रवाई करके रह गए। 12 नंबर थे गैर मुमकिन, जिनमें गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, उनमें केवल 3 पे ही कार्रवाई करके प्रशासन ने आगे बढ़े नहीं। क्या नाम है आपका? रामराज माली। भीलवाड़ा जिले के आसींद उमकट से बड़ी खबर है, जहां क्षेत्र के निम्बाहेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जीवलिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं महाराणा प्रताप मेवाड़ के राज परिवार की परंपरा राज तिलक पर सोशल मीडिया पर एवं व्हाट्सएप स्टेटस पर अमर्यादित टिप्पणी करने से राजपूत समाज में रोष व्याप्त हो गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार जयसिंह को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों एवं क्षत्रिय समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस अध्यापक को यहां से निलंबित किया जाए। संबंधित घटना को लेकर ग्रामीणों ने एवं करणी सैनिकों ने मांग उठाई है कि अध्यापक को निलंबित किया जाना, अन्यथा 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर विद्यालय के बाहर ग्रामीण और समाजजनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आसींद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। यहाँ के रहने वाले नागरिक है और हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जातिवादी शिक्षक के खिलाफ। शिक्षक एक स्कूल के अंदर पढ़ाने वाला, वह बच्चों के अंदर जातिगत भेदभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग
कमेंट करता है और जातिगत भेदभाव फैलाता है। वह कहता है कि भाई इस राजतंत्र में आप जैसे अभी महाराणा मेवाड़ का राज तिलक हुआ तो उसने कहा कि भाई ये सब गुलामी की ओर बढ़ रहे हो आप ऐसा करके, और ये राजाशाही कभी खत्म हो चुकी है। उसके अलावा वह जातिगत भेदभाव भी फैलाता है और कहता है कि सरस्वती माता क्या होती है, वो हमें कोई ज्ञान नहीं देती है, आप पढ़ने पे ध्यान दो। और वह अपने देवी देवताओं पर भी अलग अलग कमेंट करता है और बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से जातिभाव फैला रखा है। और वह बच्चों को भड़काता है कि भाई आप लोग न तो विष्णु में प्रार्थना करो, किसी देवी देवताओं की मत मानो। अगर वो संविधान की बात करता है तो संविधान में यही भी लिखा है कि भाई हर समाज को, हर धर्म को अपनी परंपराएं निभाने का अधिकार है। उसी परंपरा के तहत मेवाड़ महाराणा का राज तिलक किया गया। अगर आज वह किसी की भी मृत्यु होती है परिवार में तो उसके पिताजी की पगड़ी बंधी जाती है और दस्तूर किया जाता है, वही हुआ था। और उसी के लिए उसने खिलाफ बोला और पूरे समाज को और पूरे राजपूत समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की। शिक्षक का क्या नाम है? शिक्षक का नाम मनोज है, मनोज जी है जी। मेरा नाम कीर्ति अर्जुन सिंह राठौर। उनके बारे में जानकारी। हाँ, आज हम सर्व राजपूत समाज आशीन हम ज्ञापन दिए, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया और शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी उनको भी ज्ञापन दे के आए। हमारे ग्राम देवलिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर है मनोज कुमार जी राय, जो धर्म के बारे में अलग अलग टिप्पणी डालता है। भगवान कौन होता है, देश बचाओ, मोदी भगाओ, पद संचालन के बारे में कि कपड़े पहनने से क्या होता है। तो उनको राजनीति करनी होती है, ऐसी कुर्ता पजामा पहन लो और बाहर राजनीति करो। स्कूल में क्या कर रहे हो? उनको अगर नेता बनना है तो नेतागिरी करो। स्कूल बच्चे को पढ़ाने आते हैं कैसी राजनीति की। और जैसे अभी मेवाड़ के राजा है महाराणा प्रताप के देहांत के बाद जो उनका राज तिलक हुआ तो जातिगत परंपरा के हिसाब से सभी जातियों में होता है कि तो राज तिलक हुआ, उनको क्या तकलीफ हुई जो राज तिलक के बारे में मूर्ख बता रहे हैं। अब आपकी क्या मांग? अब हमारी यही मांग है उन अध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही निलंबित कराया जाए, नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम? ज्ञापन देने आए हैं यहाँ। स्कूल के अंदर जो सर हैं उन्होंने गलत टिप्पणी की, वो टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे समाज के प्रति बहुत गलत भाव से टिप्पणी हुई। इसलिए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी यही मांग है कि 2 दिन के अंदर इनको सस्पेंड किया जाए या निलंबित करके इनको हटाया जाए स्कूल से बिल्कुल, ताकि हम नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे, वहाँ सड़कों पे बाहर बैठेंगे, ताकि ये नहीं होने पर सब पूरा समाज, पूरा मेवाड़ वहाँ बैठेगा। यही मांग जाते हैं। क्या नाम आपका? रविराज सिंह राठौड़। सवाई माधोपुर में मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप एवं सैनी समाज के संयुक्त तत्वावधान में भैरू दरवाजे के पास स्थित फूले स्मारक पर महात्मा ज्योतिबा फूले की 134वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मानव सेवा प्रवृत्ति प्रेमी ग्रुप सवाई माधोपुर के अध्यक्ष हनुमान सिंह नरुका एवं फूले आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष कैलाश नारायण सैनी की अध्यक्षता में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कैलाश नारायण सैनी ने बताया कि बहुत जल्द फूले दंपत्ति स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद को सूचित किया जाएगा और यहाँ पर आम जन के बैठने, पौधे लगाने की व्यवस्था, पार्क के लिए प्रयास किए जाएंगे। देश के छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में ज्योतिराव फूले का किरदार बहुत अहम रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले जी की 134वीं जयंती मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप एवं सैनी समाज के संयुक्त तत्वावधान में भैरू दरवाजा जिला मुख्यालय स्थित कालापुरा जी के पास मनाई गई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही यहाँ से हमें जानकारी मिली कि इसके सौंदर्यीकरण और पार्क बनाने के लिए भी तो आगे प्रयास किए जाएंगे। राजेश सैनी, मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप सवाई माधोपुर। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 134वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम इस स्मारक पर रखा गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी को 19वीं सदी के एक दार्शनिक, लेखक, विद्वान, संपादक के रूप में याद किया है। इन्होंने जीवन पर्यंत महिलाओं, वंचित, शोषित किसानों के उत्थान में अपना जीवन पूर्णतः खपा दिया। ये महान शिक्षक सुधार में इनके उल्लेखनीय कार्य रहे हैं। मैं हनुमान सिंह नरुका, अध्यक्ष मानव सेवा प्रगति प्रेमी ग्रुप सवाई।
जोधपुर जिले के बापणी तहसीलदार पर द्वेषतापूर्ण कार्यशैली व व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बुधवार शाम 5 बजे स्थानीय ग्रामीण तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि तहसीलदार अशोक कुमार मॉर्गेज म्यूटेशन, जन्म प्रमाण पत्रों सहित विभिन्न कार्यों को लेकर लोगों को चक्कर कटवाते हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच कल शाम 5 बजे से लगातार ग्रामीण धरना स्थल पर तहसीलदार को जल्द से जल्द हटाने की मांग पर अड़े हैं। धरने पर बैठे वापणी खुर्द सरपंच बाबू सिंह, छेलू सिंह, सुनील चौधरी, प्रेम सिंह, नाथू सिंह ने बताया कि स्थानीय तहसीलदार आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि तहसीलदार बापणी के स्थानांतरण का आदेश करीब 1 महीने पूर्व जारी हो चुका है, लेकिन वो यहाँ से रिलीव नहीं हो रहे। इधर बापणी तहसीलदार व कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। तहसील कार्यालय में आमजन से जुड़े किसी भी कार्य की कोई पेंडेंसी नहीं होगा बाकी। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला था? एक कोई जन्म प्रमाण पत्र रावल सिंह जी के इनके पुत्र का बनाने लेके आए थे। उनमें जो इनके जो साइन जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियमानुसार देखने होते हैं, उसको उनमें थोड़ी डाउट लगे तो उनके पिता के 3 पीसेस साइन है जो मैंने ये लिए, रावल सिंह के 3 साइन। इन तीनों साइनों से मिलान किया तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि ये जो साइन है मेरे द्वारा नहीं की। तो मैंने उनको बोला आप दूसरे ओरिजिनल साइन करके लेके आ जाओ। तो ये ओरिजिनल साइन करके अपने अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वापस लेके, इनमें इनका खुद का सफर पत्र नहीं था, इस कारण ये डॉक्यूमेंट है जो बना नहीं है। अभी वो जैसे लेके आ जाएंगे तो उसका है जो बढ़ा देंगे। इसके अलावा तहसील स्तर पर 0 म्यूटेशन पेंडेंसी है, अवधि पार के म्यूटेशन पेंडिंग नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र सारे हाथों हाथ दिए जाते हैं, और भी कोई पैमाइश की पालना पेंडिंग नहीं है, कोई हमारे पीडी की पालना कोई बाकी नहीं है, और भी कोई भी जो भी जन समस्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। मेरे द्वारा हमेशा जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहारिक तरीके से बात की जाती है। ये जो भी आरोप लगा रहे निराधार है। आप भी जनप्रतिनिधि है, वो तो कह रहे हैं कि मेरे को बाहर निकाला जाए, आपने तकरीर करे बाहर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे द्वारा उनसे यही पूछा गया कि ये आदमी आपके क्षेत्र का है कि नहीं है, तो उन्होंने आवेश में आकर मेरे से बहस की। तो मैंने यही कहा कि आप जो नियमानुसार काम करवाइए, कागज पूरे करिए, उसके बाद इसका काम हो जाएगा। तो उन्होंने फिर आवेश में आकर बाहर लोगों को फोन करके ये भेड़ीटा किए। इनमें किसी का काम अभी वर्तमान में किसी का काम पेंडिंग नहीं है। नहीं सर, ये भी सुना है कि जो बच्चा बनवाने आया था उसके पेरेंट्स को और उस बच्चे को आपने ये बोला है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस भी करूँगा। जो धरना स्थल पे बाहर बैठे वो लोग ये बताएं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनमें मैंने ये कहा था कि गाँव के साइन ये सही है, तो कि हाँ सही है। मैंने कहा अगर सही नहीं है तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं कहा। वो बच्चा और फादर दोनों साथ में आए थे, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में लेके आए थे, उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये साथ लेके आए गए, लेकिन ये जो जन्म प्रमाण पत्र की अनुज्ञा होती है इसमें जो नियम के अनुसार होता है, मैं आपको बता दूं, नियमों में उसके खुद का शपथ पत्र नहीं था। इस पूरे फॉर्म में शपथ पत्र नहीं होने के कारण ये अभी फॉर्म पेंडिंग पड़ा है। पहले इनके फादर के रावल सिंह के द्वारा जो साइन किए हुए थे वो स्वयं के साइन नहीं किए हुए थे। इसका प्रूफ मैंने ये 3 पीस लेके रखे, उन स्वयं से 3 साइन कराए थे, तो उन्होंने हाँ भर दी कि मेरे द्वारा साइन नहीं किए हुए। ठीक। और भी कई लोग जो है आज तो ये धरना दे रहे हैं, उससे पहले भी हमारे पास कई शिकायत आई थी कि हमें तहसीलदार से जो है चक्कर कटवा रहे हैं कि कभी किसी चीज। मेरी 9 अक्टूबर 2023 को पोस्टिंग हो गई, 1 साल और 1 मंथ हो गया। इस दौरान मेरे द्वारा किसी भी प्रकार को जो भी नियमों के अनुसार आता है उस एक भी आदमी को मैंने नहीं तो किसी को बाहर भगाया है, नहीं मैंने जाने कहा है। मैंने नियमानुसार उसका काम है जो हाथों हाथ करके दिया है। मेरी तहसील में पूरी फड़ौदी में आप ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, पिटीशन वगैरह आप ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है। जो अपने पैमाइश पालना होती है या और भी कोई होती है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। तो तहसील स्तर पर आम जन से जुड़ी कोई भी समस्या अभी तक पेंडिंग नहीं है। इनके द्वारा जो हालांकि मेरा ट्रांसफर हो रखा है अपने रामसर, लेकिन वर्तमान में SSR स्पेशल अपने रिव्यू अपने वो चल रहा है इलेक्शन वाला, जो 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक चलेगा। उसके दौरान कोई नई अधिकारी अपने मन से आ सकता है, नहीं जा सकता है। इलेक्शन नियमों के तहत जो ये प्रेशर बना रहे हैं मुझे यहाँ से रिलीव करने का,
मेरे पास नहीं तो कोई अधिकार है जाने का, नहीं यहाँ किसी के पास इस दौरान जिसके पास इलेक्शन का चार्ज होता है ईआरओ का या एईआरओ का, वो अपने मन से आ जा नहीं सकते। इसमें निर्वाचन विभाग के नियमों के अनुसार ही आया और जा सकता है, ज्वाइनिंग की जा सकती है। धरने को लेकर आपने उच्च अधिकारियों का अवगत? मैंने धरने को लेकर हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान अजय जी अमरावत को अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी जो भी वाजिब डिमांड है वो आप है जो अभी हाथों-हाथ होती है हाथों-हाथ पूर्ण कर दो, और नहीं होती तो उनका ज्ञापन लेके आगे प्रेषित कर दो। हम है जो अगर कोई भी तरह की होगी जांच करवा के उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक किसान का भी ये कहना है कि आपने जो केसीसी में रेंट गारंटी जो होती है, हाँ, उसको म्यूटेशन को लेके भी आपने 3 महीने तक लंबित उस मामले को। देखो आजकल मेरे बापड़ी तहसील में जब से ये ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ है, दिसंबर माह से लगाकर आज दिनांक तक मतलब 1 साल होने को है। मेरे बापड़ी में पहले ये रूल था कि अगर तहसीलदार अपने 20 दिन तक अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वो अपने म्यूटेशन है जो ऑटो लॉक हो जाते हैं। इसमें कहीं 3 महीने का कोई समस्या नहीं है। और मेरे द्वारा विदिन 2 या 3 दिन में प्रत्येक शाम को लॉक किए जाते हैं। अभी भी आप यहाँ चेक करा सकते हो, मेरे है जो तहसील बापड़ी में अभी नील म्यूटेशन अपने पेंडिंग है। अब खबर डीडवाना से है, जहां पर कुचामन जिले में धड़ल्ले से प्लास्टिक मांझे का व्यापार जोरों शोरों से किया जा रहा है एवं खुलेआम बिना किसी डर के साए में व्यापारी प्लास्टिक मांझे को जमकर बेच रहे हैं। बिना प्रशासन के खौफ के प्लास्टिक मांझे की बिक्री जोरों शोरों से चल रही है। प्लास्टिक मांझे की वजह से हजारों बेजुबान पशु पक्षियों की जान जाती है। साथ ही कई आमजन बाइक सवार भी प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। साथ ही साथ विद्युत लाइन फॉल्ट भी हो जाती है। लेकिन इन सभी चीजों से परे होकर प्लास्टिक मांझे की बिक्री खरीद फरोख्त जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। प्लास्टिक मांझे की बिक्री को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा मीडिया से रूबरू हुए और जिला कलेक्टर के द्वारा भी एक आदेश जारी हुआ, जिसमें एसएचओ को निर्देशित किया गया कि आगामी मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे को नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई हो। एसपी ने अपील की है कि सामान्य मांझा जिसे सद्दा भी कहा जाता है केवल वही यूज में ले, जिससे कि पतंगबाजी हादसे में तब्दील ना हो। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, आपके चैनलों के माध्यम से ये अखबारों के माध्यम से ये चीज़ें छपी भी हुई है। इस पर कलेक्टर साहब की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया है। हमने भी सभी एसएचओज को निर्देशित किया गया है कि जो चाइनीज मांझा है, जिससे मकर संक्रांति जो आगामी त्यौहार है, इस पे जो पतंग उड़ाने के दौरान जो हादसे होते हैं, तो चाइनीज मांझे को नियमानुसार जब्त करने की हम कार्रवाई करेंगे और इसमें जल्दी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जिन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए मांझा यहाँ पर पहुँचता है, उस पर सर क्या कार्रवाई रहेगी? इस पे तो हमने हमारी जो टीम है उनको निगरानी के लिए हमने निर्देशित किया है, और जो भी इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो जिनके पास भी स्टॉक मिलता है, उसको हम जब्त करेंगे। तो उड़ाने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी? क्योंकि जिस तरह खरीदने वाला बराबर का हकदार है, तो उड़ाने वाला भी। देखिए, उड़ाने वाले को तो ये समझाइश ही इसमें वो रहता है, क्योंकि ये पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, इसमें किसी तरह की, तो लोगों से हम आपके माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें, जो भी सामान्य मांझा है, ताकि उससे किसी व्यक्ति को या पशु पक्षियों को नुकसान नहीं हो। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर ओरण भूमि को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ओरण मतलब वो देव भूमि जिसमें पेड़ पौधे काटने व शिकार करने की मनाही होती है, ताकि वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षित रह सके। और इसी ओरण भूमि को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि ये ओरण भूमि हमारे लिए पूजनीय स्थल है और सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन भी इस मामले को लेकर लीपापोती करता दिख रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस ओरण भूमि को लेकर लिखित में कोई चीज नहीं आती, तब तक ये मुद्दा इसी तरह चलता रहेगा और हमारी विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे बचाएं। वहीं डिस्कॉम की ओर से किसानों को बिजली नहीं देने के मामले में लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर के डिस्कॉम कार्यालय गए और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में आज सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर है और वहां पर सबसे बड़ा संकट बिजली का है। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा बिजली देती है वही दिए तले अंधेरा जैसा मामला है। उन्होंने कहा कि वहां के किसान त्राही माम कर रहे हैं। सरकार लगातार कहती रही है कि हम किसानों को 6 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 6 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटे भी बिजली पूरी तरह नहीं मिल पाती। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, ओरण वाला मुद्दा चल रहा है सर, कहां तक पहुंचा, क्या पूरा मामला है ओरण का? देखिए साहब, लंबे समय से धरना जारी है और प्रदेश की सरकार कोई ठोस आश्वासन, लिखित में आश्वासन जब देगी
तो उसके बाद में फैसला किया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द ही प्रशासन उस रुख की ओर जा रहा है और जल्द ही लिख के देने के लिए आगे भी आ रहा है, तो मैं स्वागत करता हूँ उनका। बाकी एक चीज़ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक कोई चीज़ लिखित में नहीं आ जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। निश्चित रूप से ओरण हम सभी की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का धर्म है। अच्छा, वहाँ की डिस्कॉम को लेकर के भी आपके कहीं ऐसी लापरवाही है सामने, आप वहाँ गए भी हैं और देखा भी, क्या है वहाँ की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में आज बिजली का बहुत बड़ा संकट है। रबी की फसल की बुआई चल रही है और किसान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। आज के समय में जब सरकार ने कहा एक तरफ कि हम दिन में 6 घंटे बिजली देंगे, वहाँ पे पूरी तरीके से 4 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे, तो किसान बहुत परेशान है। और उनकी बात को जब सुना तो मैं एक GSS पे गया, वाकई कई सारी अनियमितताएं वहाँ पे पाई गई। और कल मैं चीफ से भी मिला था, हमारे जो बाड़मेर में है, और उन्हें मैंने सख्त रूप से कहा था कि किसानों की जो समस्या है इसको पूरे तरीके से हल आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम सभी को मजबूरन आपके ऑफिस का और कलेक्ट्रेट का घेराव करना। अच्छा, आपके बनने के बाद कहीं पश्चिमी राजस्थान वैसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, और अब एक चीज़ देखी जाती है कि अगर कोई निलंबित होता है या किसी को हटाया जाता है तो सीधा बाड़मेर भेजा जाता है। अभी के 2 लेटेस्ट घटना भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसे लोगों को बाड़मेर भेजा जाता है? मैं बताना चाहूँगा कि बाड़मेर कोई डस्टबिन नहीं है। बाड़मेर आज के समय में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है पूरे राजस्थान में, और उस जिले की इस तरीके से एक पहचान और साख बनाना ये कतई उचित नहीं है। मैं इस चीज़ की, इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जोधपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। जालौर रवाना होने से पहले वे सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जवाई बांध के पानी पर 1/3 तक हक करने के मामले में किसानों की मांग वाजिब है। आहोर, जालौर, सायला, बगौड़ा के लिए पिछले कुछ 10 दिनों से इस मांग को लेकर आंदोलन की राह पर भी चल रहे हैं। राज्य की मांग नहीं है, 35 से 40 सालों से मांग है कि जवाई बांध बनने के कारण 300 किलोमीटर के लंबाई वाले क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से गिर गया है। मुख्य सचेतक ने यह भी कहा कि उनकी सरकार से बातचीत हुई, लेकिन अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जब तक ये मुद्दा उठा है इसको दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब नहीं करें। पूरे क्षेत्र में करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के दोनों किनारे पर 10 किलोमीटर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बहुत जेन्युइन उनकी मांग है, और वो आज की मांग नहीं है, पूरे 35-40 साल से वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जवाई बांध बनने के कारण उस पूरे 300 किलोमीटर की लंबाई वाले क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत तेजी से गिरा है, लगातार गिरा है और अब भी गिरता जा रहा है। तो उसको यदि करना है तो हमको ये मांग पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि उसमें जो जल नीति, राजस्थान की जल नीति 2010 जो बनी हुई है, उसमें सरकार ने घोषित करके उसमें बिंदु संख्या 168 पे एक लाइन पहले से लिखी हुई है कि बांध से नीचे वाले क्षेत्र में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बांध में से पानी छोड़ा जाएगा। अब कितना छोड़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो एक तय होना है, सिस्टम तय होना है। बाकी तो छोड़ना ये तय है, सरकार ने 14 साल पहले तय कर रखा है। तो हमारा भी सरकार से यही निवेदन है। मेरे मुख्यमंत्री से बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री जी को निर्देश दे दिए हैं, सिंचाई मंत्री जी ने सारे अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। ACS इरिगेशन से लेकर जालौर कलेक्टर तक लगातार सबसे बातचीत हो रही है। हमारी जोधपुर के जो कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी, वो भी सक्रियता से इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक दिशा में बढ़ रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों ने पहले भी जब ये मुद्दा उठा है, उन्होंने उसको टर्न डाउन करने की पूरी कोशिश की है, तो वो अब नहीं करें प्लीज़, और इस मामले की गंभीरता को समझें। जवाई बांध से लेकर सुमेरपुर से लेके और लूनी नदी में जहाँ ये जाके पानी मिलता है, गांधव के आसपास, उस पूरे बेल्ट में लगभग 350-350 किलोमीटर हो जाता है। इस पूरे बेल्ट में नदी के किनारे 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ लोग लाभान्वित होते हैं। उस घर में एक व्यक्ति के दिमाग में मुद्दा है कि ये नदी रिचार्ज होनी चाहिए। और जब केंद्रीय गृह मंत्री मेरे सायला में आकर मेरे चुनाव में ये वादा करके गए हैं कि जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा,
तो सरकार राजनीतिक रूप से तो कटिबद्ध है कि करना है, लेकिन अफसर इस मुद्दे को अब भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं करना पड़े, और वो मुख्यमंत्री जी और उनको भी मिसफीड कर रहे हैं कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनसे मेरा निवेदन है, इसको जनता की भावनाओं को समझें और सकारात्मक सोच बनाएं, और इस काम को कैसे करना है वो रास्ता निकालें। कैसे रोकना है वो रास्ता निकालने के बजाय कैसे करना है वो रास्ता निकालें। ये मेरा आपके माध्यम से उन अफसरों से भी निवेदन है। रायसिंह नगर की गोल्ड लोन कंपनी के ब्रांच मैनेजर की ओर 72 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में नया खुलासा हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने आदेश जारी कर मामले में फरार ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार, सहायक मैनेजर राहुल धानका और जूनियर असिस्टेंट कुलदीप की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया। प्रत्येक पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आरोपी मैनेजर की ओर से किए गए धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मैनेजर ने अपने साले व अन्य रिश्तेदारों से गोल्ड ऋण के रूप में गोल्ड तो लिया, लेकिन कुछ समय बाद ऋण जमा करवाए बिना ही गोल्ड वापस कर दिया। ये गड़बड़ी उस समय सामने आई जब कंपनी के रीजनल हेड ने पैकेट की गिनती की, गोल्ड मिसमैच पाया गया। रीजनल मैनेजर को शक होने पर उसने कंपनी के उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद कंपनी ने ऑडिट टीम को मामले की जांच करने के लिए भेजा और जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया कि गोल्ड कंपनी के ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार सरारी ने अपने ही 7 रिश्तेदारों के नाम पर गोल्ड ऋण स्वीकृत कर करीब 72 लाख रुपए की गड़बड़ी की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड लोन आने में सर जानना चाहेंगे, एसपी साहब ने नाम घोषित किया आरोपियों पर। हाँ, पहले यहाँ गोल्ड लोन की जो मणिपुरम की जो शाखा है वहाँ उनके उच्च अधिकारी आके इन्होंने यहाँ ऑडिट की है, और ऑडिट के बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन संबंधित रिकॉर्ड लेके, स्टेटमेंट लेके हमने जो मुख्य आरोपी हैं 3 आरोपियों को हमने मुलजिम माना है, और उसके लिए गिरफ्तारियों के लिए हमने टीमें गठित कर रखी है। टीमें उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और उन पे इनाम भी हमने घोषित किया। खबर सिरसा से है, जहां प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के निदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 व्यक्तियों ने उपायुक्त के सक्षम अपनी समस्याएं रखी और साथ ही साथ समाधान बारे उपायुक्त संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय के सभागार कमरा नंबर 63 में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इन शिविरों में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का रजिस्ट्रेशन करके संबंधित विभाग को तत्परता के साथ समस्या हल करने के निर्देश दिए जाते हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक 5 साल पुराने मामले में सुनवाई पूर्ण हुई और अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36,000 रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश जारी किए। इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में अपराधियों का खुला घूमना बहुत खतरनाक है। नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय बना हुआ है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक किशन लाल कुमावत ने बताया कि 5 साल पहले 2019 में सालमगढ़ थाने में पीड़िता के पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया था। अभियोजना पक्ष की ओर से इस मामले में 15 गवाह और 33 दस्तावेज अदालत के साथ प्रस्तुत किए थे। प्रतापगढ़ से तेज किरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय माननीय श्री डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त प्रभुलाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 36,000 के अर्थदंड से दंडित कर न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में 2019 में पीड़िता के पिता ने सालमगढ़ थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रमाणित पाया गया। पुलिस सालमगढ़ ने जांच कर अभियुक्त को जेल भेजा है व अभियोजन पक्ष द्वारा 15 गवाहों और 33 फर्दों का इसमें की गई और माननीय न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 36,000 अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजने के आदेश दिए। आज के समय में समाज में अपराधियों द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ ऐसे दुष्कर्म करने के अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और माननीय न्यायालय श्रीमान ने जो फैसला इस
प्रकरण में दिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में इस प्रकार के अपराधियों को खुला घूमने की आज़ादी देकर अपराध को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अपराधियों को कठोर दंड देकर जेल भेजना आवश्यक है। नागौर से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के नेतृत्व में शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल मामला कल नागौर के बी रोड पर एक विवाद से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नागौर निवासी नीलेश खत्री का पुत्र उत्तम स्कूटी लेकर बी रोड से गुजर रहा था, तभी उसकी स्कूटी के आगे आने से एक बच्चा गिर गया और इस बात को लेकर उपस्थित लोगों ने पहले तो नीलेश और बाद में उसके पिता, भाई और भाई के मित्र से मारपीट कर दी। बाद में जब पीड़िता पक्ष की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई करने के नाम पर महज खानापूर्ति की उचित धाराएं भी दर्ज मुकदमे नहीं जोड़ी। लोगों का ये कहना है कि पुलिस की ओर से समाज कंटकों का पक्ष लिया जा रहा है और आम शहर वासियों का नागौर में जीना दुश्वार हो रखा है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग की गई कि अगर पुलिस और प्रशासन ने समय रहते समाज कंटकों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। अभी आप प्रशासन से वार्तालाप करने के लिए गए थे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, आपको कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई का ही दिया है, उचित कार्रवाई होगी। जो वहाँ वीडियो क्लिप है उसको देखा जाएगा और उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये रात को यानी घटनाक्रम कल 2 बजे हो गया था, रात को 1-1:30 बजे तक कार्रवाई क्यों नहीं? पहले पुलिस वाले इस मूड में थे कि समझौता करवा देंगे, लेकिन पीड़ित पक्ष इतना मतलब भयभीत था और समाज के लोग भी वहाँ आए तो देखा उनके बहुत अच्छी चोटें लगी हुई थी। उनका वहाँ मेडिकल करवाया, मेडिकल के बाद में पुलिस पे दबाव बनवाया कि भाई इसका मुकदमा दर्ज करो। फिर पुलिस ने 151 में वहाँ उनको पाबंद किया और आज सुबह उसका मुकदमा दर्ज हुआ है और अब हम उसमें जो भी उचित कार्रवाई है, उचित धाराएं लगे, इसके लिए हम समाज के सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये थोड़ी होता है कि जैसे मान लो कि चोट लग गई, दिख रही है सब कुछ और इस मामले में मेडिकल पहले करवा दिया जाए और मामला सिर्फ 151 है, जो उसको 163 बोल रहे हैं, उसी धारा में मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने बोला कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में हम धाराएं लगाएंगे। तो ऐसे मामलों में पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है क्या? दूसरे भी मामले होते हैं जिनके अंदर पुलिस के ऊपर कोई दबाव हो सकता है, लेकिन अभी कहने का मतलब है पुलिस की कार्यशैली प्रश्नों के घेरे में है। बिल्कुल है। दबाव के यानी कि ऊपरी के दबाव के कारण पुलिस ने अपना कर्तव्य जो करना चाहिए था वो नहीं किया, आज इस स्थिति में लेके आ गई है। कहने मतलब शहर के अंदर हर आदमी में आक्रोश फैल गया, वरना समय पे कार्रवाई होती। सही बोल रहे हो, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन उससे पीड़ित परिवार और जनता जो समाज से भी लोग थे, जो खड़े थे, वो संतुष्ट नहीं थे। अभी अंदर जो उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करवाएंगे, वीडियो फुटेज आपने जैसे बताया, वीडियो में आपने वीडियो फुटेज देखे थे, बहुत बुरी कदर से बच्चों को मारा गया, बच्चे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। वो प्रशासन ने भी वीडियो देखा है, सब कुछ देखा है। तो क्या मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही मुकदमे दर्ज होते हैं या वीडियो भी कोई चीज़ मायने रखता है? उसमें ऐसा है, किसी ने तलवार चलाई और कोई दूर हट गया, उससे लगी नहीं, लेकिन उसमें भी 307 का मुकदमा लगता है। वो तो भाग्यशाली रहा, नहीं लगी, अगर लगती तो उसका बिल्कुल यही आश्वासन मिला है कि हम वीडियो क्लिप देखेंगे, चिन्हित करेंगे किस किस ने कैसे वार किया है, उसके आधार पर हम उस पर धाराएं लगाएंगे। ऐसा आश्वासन मिला है। अब जो भी लगेगी आप सबके सामने है, और अगर इसमें अच्छी कार्रवाई नहीं होती तो समाज साथ में खड़ा जो निर्णय लेंगे हम ऐसा करेंगे। एक चीज़ और, आपके बीजेपी की कोई भी बड़ी लीडरशिप यहाँ नहीं दिखाई दी कल, ये सवालों के घेरे में पूरे शहर के अंदर प्रश्न चिन्ह है कि कल बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर यहाँ पे क्यों नहीं था? देखो, ये एक धार्मिक काम नहीं है और ये एक समाज का काम है। समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए, हर किसी प्रतिनिधि को यहाँ आना चाहिए। नहीं आए तो आगे से जनता सोचेगी जो भी है। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के आदेशानुसार ग्राम पंचायत लखा हाकम में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अन्य 3 ग्राम पंचायत खाटा,
30 PS सांवत्सर भी शामिल थे। ये शिविर योजनाओं में वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को लाभ देने के उद्देश्य से लगाया गया। शिविर में 3 पात्र व्यक्तियों को घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जारी किए गए। आवासीन 9 व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि आवंटन स्वीकृत की गई। राज्य सरकार के आदेश अनुसार शिविर में वंचित रहे व्यक्तियों को वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, घुमंतु वर्द, घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य के संबंधित कार्य, निःशुल्क भूमि आवंटन, PM आवास योजना, समस्त प्रकार की पेंशन, पालनहार योजना जैसे कार्यों का लाभ दिया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी स्थित मयूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को विवाह की निश्चित आयु और बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। इस शिविर में मेड़ता SDM कोर्ट ने एडवोकेट चंद्रप्रकाश सोनी और एडवोकेट परीक्षित सिखवाल, जो कि ऑफिस असिस्टेंट हैं, उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। उन्होंने भारतीय कानून के अनुसार विवाह की निर्धारित आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था प्रधान डॉक्टर अंकुर जैन ने बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की। शिविर में प्रधानाचार्य बलदेव राम धोलिया, शिक्षक अशोक भाटी, राजीव रूझनवाल, ललित बोराणा और रंजीत वैष्णव सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।